Ladies and gentlemen, my name is Salmeen Ansari and I welcome you back to another fantastic episode of Contour Cast Podcast for Life Season 3. उमूमन कहते हैं कि घर में अगर बहुत सारे बच्चे हैं और जो सबसे छोटा होता है वो यूजुअली स्पॉइल्ड होता है, पर आई थिंक ये एक अजम्पशन है, जनरलाइज कभी भी नहीं करना चाहिए. हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं उनकी कहानी सुनने के बाद ये सारी मिथ्स और अजम्पशंस जो हैं वो आप साइड पे रख देंगे. Being the youngest of 10 siblings, how his life changed, how responsibilities came his way, and how he has never been fearful of taking things and owning them as his own. मैं बात कर रही हूँ इनाम जमील की. अस्सलाम वालेकुम and welcome to the podcast. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. You're very welcome इनाम. कैसे हैं, क्या हाल चाल है आप? अल्लाह का शुक्र है जी. सब ठीक चल रहा है जिंदगी में? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. मैंने जो बात कही है ये सही ही है कि लोगों की अपनी एक खुशफहमी या गलतफहमी होती है कि जो सबसे छोटा होता है वो स्पॉइल्ड होता है. शायद बहुत सारे बहन भाइयों के ट्रांजिशन के बाद ये समझा जाता है कि उसको जाने दिया जाएगा. बट आपने तो बहुत दिलचस्प कहानियां बताई हैं. आपने कहा कि शरारत अगर करते थे तो उसका फिर आपको आगे से कुछ पे भी करना पड़ता था, ऐसा नहीं है कि जाने देते थे. प्लस अब योर रोल इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल वन. तो थोड़ा सा पहले अपने बचपन के बारे में बताइए. व्हाट वाज योर चाइल्डहुड लाइक? तो मेरा चाइल्डहुड बहुत ही अच्छा गुजरा है. हम लोग 8 बहनें और 2 भाई हैं. आई एम द यंगेस्ट इन माय फैमिली. तो वो कहते हैं कि माँ तो माँ होती है, माँ के बाद बहनें भी उतना ही ख्याल रखती हैं एक्चुअली जितना माँ रखती है. दैट्स ट्रू. खाने पीने का, उठने बैठने का, पहनने ओढ़ने का, सोने का, हर तरीके से बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं और वो आज तक रख रही हैं. एक बहन स्टिल आज भी मुझे उसकी दोपहर के खाने की ड्यूटी है, वो मुझसे दोपहर के खाने का पूछती रहती है, शाम के चाय का पूछती रहती है. दूसरी सिस्टर, तीसरी सिस्टर रात के खाने का पूछती रहती हैं. मेरा हर तरीके से बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है घर के अंदर. मेरे वालिद साहब के इंतकाल के बाद एक्चुअली मैं ही फैमिली के अंदर अब तकरीबन मेल्स में सबसे बड़ा हूँ. और मेरे बड़े भाई भी हैं मगर वो थोड़ा सा घर से ज़रा थोड़ा दूर रहते हैं. तो बहरहाल ये घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मेरे ऊपर ही है. एंड थैंक्स टू ऑल माइटी कि मैं जिस ज़माने में मैं बड़ा हुआ उस वक्त आईटी का दौर आ चुका था. राइट. तो मैंने उसका बहुत सुना कि जी वो 1 ईयर डिप्लोमा कराया जा रहा है आईटी के अंदर. आईटी का एकदम से बहुत बूम चढ़ा. तो उस वक्त मैं इंटर कर रहा था, तो उसके साथ साथ मैंने इसमें डीआईटी के अंदर एडमिशन लिया ठीक है. 1 साल का. उधर मुझे पता चला कि मेरी प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं. अच्छा. तो मैं सी लैंग्वेज के अंदर काफ़ी अच्छी मैंने प्रोग्रामिंग की. उसमें जावा भी लैंग्वेज भी मैंने पढ़ी, डेटाबेसेस में ओरेकल का भी मुझको उसमें आइडिया हुआ. उसके बाद जब मैंने अपना इंटर कंप्लीट किया तो मैंने अपने वाले साहब को बोला कि मैं कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ. ठीक. और उस वक्त मेरा रिज़ल्ट भी उसमें बहुत अच्छा था. तो मेरे वालिद साहब ने जिस तरह भी करके मुझे एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन दिलवाया. ओके. उसके बाद से क्योंकि मेरी प्रोग्रामिंग स्किल्स पहले से ही काफ़ी अच्छी थी, तो यूनिवर्सिटी में अपनी स्टडी के दौरान ही मुझको असिस्टेंट टीचर का रोल भी दिया गया सारे प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट्स के अंदर. डेटा स्ट्रक्चर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग. ठीक. इन सारे सब्जेक्ट्स में मैंने एज असिस्टेंट टीचर भी काम किया यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसके मुझे पेमेंट भी मिलती थी उसकी. ओके. और मैं यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी मशहूर भी था इस हवाले से. तो उन दिनों प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन्स भी होते थे ऑल ओवर पाकिस्तान. तो फिर मैं उनकी स्पीड प्रोग्रामिंग टीम के अंदर भी सिलेक्ट हुआ. हमने फर्स्ट तो कभी नहीं आ सका मगर एक दफ़ा सेकंड पोजीशन और 3 दफ़ा थर्ड पोजीशन भी हमने ली उसके अंदर. ओके. उसके अपने पूरे बैच के अंदर प्रोग्रामिंग में सबसे अच्छा मैं ही था. मतलब बाकियों को बाकी भी थे अच्छे मगर उनको प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था. अच्छा. तो मैं इस हवाले से वो काफ़ी मशहूर था. तो यूनिवर्सिटी ख़त्म होने से पहले मुझे उसमें जॉब भी ऑफ़र हो गई क्योंकि मेरे Okay. टीचर ने मुझे रिकमेंड किया काफ़ी जगहों के ऊपर. तो अपनी डिग्री कंप्लीट करने से पहले मैंने जॉब शुरू कर दी. ठीक है. और आज तक फिर उसमें हम जॉब ही कर रहे हैं. राइट. फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, अपनी चीज़ें भी बनाई हैं हमने. मगर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से कभी भी मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी भी नहीं हुआ. ओके. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. और मैं ये समझता हूँ डेफ़िनेटली अल्लाह पाक ने जितनी ज़िम्मेदारियाँ दी हैं मुझे उस हिसाब से वो मुझे अता भी कर रहा है. राइट. तो इस हवाले से मुझको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ा फाइनेंशियली. हाँ, ये है कि थोड़ा वक्त से पहले बड़ा होना पड़ गया क्योंकि जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी मैंने अपनी कंप्लीट की और जॉब करना शुरू किया तो मेरे वालिद साहब बीमार हो गए. राइट. फिर तकरीबन 4-5 साल उनके इलाज मुआलजे में ही तकरीबन बिज़ी रहे. ठीक.
फिर उनके इंतकाल के बाद फिर अब सेटल होते 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 अब आज हेयर आई एम। Yeah, you are most definitely. अच्छा, you summed things up in such a good way. और मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि आप अगर किसी मुश्किल के बारे में भी बात करते हैं तो आप उसी रवानी से बात करते हैं, उसी फ्लो से बात करते हैं जैसे कोई खुशी या अचीवमेंट की बात। और ये भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। आप उस तरह नहीं एक्सप्रेशन देते या उस तरह नहीं किसी चीज़ के बारे में बात करते, क्योंकि आजमाइशें ज़िंदगी में आती हैं और हर एक डिफरेंट तरीके से डील करता है। लेकिन यू डोंट टॉक इन सच अ वे जैसे आपने सर पे सवार किया। एंड दैट इज़ व्हाई आई मेंशन्ड इन द बिगिनिंग दैट एक अजम्पशन और एक गलत फहमी है लोगों की। इट्स नॉट अबाउट बीइंग द एल्डेस्ट और द यंगेस्ट, इट्स अबाउट हु यू आर। तो आप खुद जिस तरह कह रहे हैं कि आप यूर ग्रेटफुल, आप हम्बल इंसान भी हैं, आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं, बट you've taken things as they've come। अच्छा, आपने कहा ना आते 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 तब यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ बहुत कुछ आपने किया है, अपने आप को मनवाया है। यू आर वेरी वेल नोन अमंगस्ट योर टीम टू बी अ वेरी रिलायबल पर्सन। तो अभी स्पेसिफिकली कॉन्टूर की जर्नी बताइए। व्हेन यू जॉइंड कॉन्टूर, आपने किस डिवीजन में ज्वाइन किया था? आर यू स्टिल वर्किंग इन दैट डिवीजन? ये ग्रोथ जर्नी कैसी रही है? ठीक है। 2019 के अंदर मैंने कंटोर में फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था। और अप्लाई करने के बाद अच्छा, एक चीज़ और है कि मैंने अभी तक सो फार इन माय करियर कि मैंने पहले ऑर्गेनाइजेशन चूज़ की है, उसके बाद उसी को टारगेट करके वहीं पे जॉब शुरू की है। Okay. अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इंटरव्यू का सक्सेस रेट 100% फ़िलहाल रहा है अभी तक। आगे का अल्लाह मालिक है। फ़िलहाल के मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने जगह जगह इंटरव्यू दिए हैं जहाँ पे भी मेरा हो जाए। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट की है और उसके बाद मैंने उधर इंटरव्यू दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी ब्लेस्ड कि अल्लाह पाक ने मेरी हमेशा मदद की है। Okay. मेरे एक दोस्त यहाँ पे ऑलरेडी काम करते हैं, हिज नेम इज़ फ़ारूक मुनीर। Right. उन्होंने मुझे कंटोर के बारे में अक्सर वो बताते रहते थे उसमें। Right. तो जब मेरा इरादा हुआ कि चले अब मैं कंटोर जाता हूँ, मैंने कंटोर के अंदर अप्लाई किया। तकरीबन 2-2.5 महीने तक मुझे कोई कॉल यहाँ से नहीं आई। फिर वो फ़ारूक मुनीर ने अकील अशरफ से मेरा ज़िक्र किया कि मैं उसको काफ़ी अर्से, मैं और फ़ारूक मुनीर पिछली कंपनी में भी साथ काम कर चुके हैं काफ़ी, तो वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो फ़ारूक मुनीर ने मेरा अकील अशरफ से ज़िक्र किया, तो फिर अकील अशरफ ने मेरा इंटरव्यू लिया। मेरे इंटरव्यू के अंदर मेरी सीवी तकरीबन 2007 से मतलब मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर काम करता आ रहा हूँ, इवन कि मैंने असेंबली लैंग्वेज के ऊपर भी प्रोग्राम्स लिखे हैं। Okay. तो मेरी सीवी के ऊपर एक-एक वर्ड जो कुछ भी लिखा था वो अकील अशरफ ने मुझसे उस इंटरव्यू में पूछा है। Everything. और एवरीथिंग Okay. व्हाटएवर आई मीन व्हाट वाज़ रिटन इन माय सीवी ही आस्क्ड मी अबाउट Okay. दैट। एंड डेफिनेटली हर चीज़ मुझे बिल्कुल उँगलियों पे याद नहीं थी क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज होती है हमारी फ़ील्ड के अंदर। तो उसके साथ-साथ उन्होंने मुझे हिंट्स भी दिए हैं, मगर वो डेफिनेटली आई मीन उनका एक्सपीरियंस इतना है, उनको चीज़ों को पता था, उन्होंने थोड़े बहुत मुझे हिंट दिए हैं। उसके बाद मैंने उनको उसके आंसर किए। उसके बाद मेरा जिस डिवीज़न के अंदर हुआ था वो था एडवांस यूटिलिटी। Okay. सितंबर 2019 में मैंने जॉइन किया था Okay. और आज तक मैं अभी तक फ़िलहाल इसी डिवीज़न में काम कर रहा हूँ। और ऑपरेटिंग ग्रुप इज? सॉरी? द ऑपरेटिंग ग्रुप इज? ये हैरिस। हैरिस में काम करते हैं। ओके, वंडरफुल। अच्छा, जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन फॉर आवर ऑडियंस ऑल्सो, जो कॉन्टूरियंस हैं उनको तो मालूम है कि देयर इज अ प्रॉपर रेफरल सिस्टम इन कॉन्टूर, जिसमें आप जब रेफर करते हैं टू समबडी एल्स, you also have a chance of getting a bonus, if I'm not mistaken. And the process is, as so many of our guests have said, is very extensive with tests and with interviews. मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि जब इंटरव्यू के बारे में कॉन्टूर में ही ये ज़्यादा मैंने एक्सपीरियंस किया है कि लोग कहते हैं ना कि एक-एक चीज़ जो सीवी में थी, वो पूछी गई। इट्स सच अ गुड रिमाइंडर कि हम कभी-कभार एक शक्ल देने के लिए, ऊपर से ठीक-ठाक करने के लिए एक सीवी एक तरीके की कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं चलता है। अच्छा, ऑल्सो जहाँ आप मेहनती हैं, वहाँ यू हैव अ मेथोडोलॉजी टू योर वर्क। तो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो यू ऑलवेज़ कीप इन माइंड एंड यू वुड ऑल्सो एनकरेज अदर aspiring or junior entrants to keep in mind, जिससे उनका काम हमेशा बेहतर रहेगा? ठीक। सबसे पहले तो मैं इस पे ये कहूँगा कि आप जॉब के साथ अपने लॉयल रहने के साथ-साथ अपनी रेपुटेशन का भी ख़्याल रखें। मिसाल के Okay. तौर पे मुझे कोई चीज़ अगर असाइन हुई है, मैं खुद भी टास्क अपने रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं फ़लाँ टास्क करना चाहता हूँ या फ़लाँ काम करना चाहता हूँ। उसके अलावा व्हाटएवर कम्स टू योर प्लेट, यू हैव टू फुलफ़िल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी 100%। Okay.
और उसके बाद आपको अपनी अपनी रेपुटेशन का भी ख्याल होना चाहिए कि मुझे ये टास्क मिला है, मैंने ये टास्क अपना कंप्लीट करना है और मैंने इसको ऑन टाइम कंप्लीट करना है। इस वजह से आपकी एक तो रेपुटेशन भी आगे अच्छी बनती है, आपको रिगार्ड भी दिया जाता है और आप पे डिपेंडेंट भी होती है टीम। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि व्हाटएवर कम्स टू योर प्लेट, आई मीन गिव इट योर 100%। Okay. That is the most important thing. Most important. Do you think you're an organized person? In terms of work, yes, I am very organized. But in my personal life, maybe I am not. Honest enough. And as you said, there's a lot of sisters who take care of a lot of things. I think शायद subconsciously भी होता है कि मैं नहीं करूँगा तो बाकी लोग शायद करते हैं कि where you are today in your journey, you said that मुझे कभी financial दिक्कत नहीं हुई. I have always gotten the jobs that I have applied for. मैं personally, I feel there's no such thing as luck. There is मेहनत, there is persistence and एक focus होता है. आपके लिए कोई इसके अलावा भी कोई चीज़ थी कि कोई ऐसा मेंटोर था या कोई ऐसी गाइडेंस थी आपको जिसकी वजह से यू हैड सच अ स्ट्रेट विजन फ्रॉम अ वेरी यंग एज? इस पे मैं ये कहूँगा, जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी एक्चुअली डिग्री कंप्लीट होने से पहले जॉब शुरू कर दी थी मैंने ना, तो उसकी वजह से मैंने अपनी डिग्री का जो फॉर्मल प्रोसेस है वो काफ़ी लेट किया, और वो भी जब मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली उसकी ज़रूरत पड़ी। आइडियली मुझे 2019 में पास आउट होना था, जो कि मैंने 2008 से जॉब शुरू कर दी थी अपनी, और मैंने अपनी डिग्री जो यूनिवर्सिटी से एक्चुअली क्लेम की है वो किया 2013 में। जब से मैं इसमें जॉब के अंदर जॉब इंडस्ट्री में एंटर हुआ, उसके बाद से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं यूनिवर्सिटी जाके अपने क्रेडिट आवर्स और वो मतलब बाकी फॉर्मेलिटीज़ इसकी पूरी कर सकूं। तो इस दौरान मुझको किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने या उनको ड्रीम करने में बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि मेरे पास उस वक्त डिग्री नहीं थी फॉर्मल। तो एक हमारे वो टीचर थे जो कि अब माशाल्लाह डायरेक्टर भी हैं, और उनसे मैंने एक दफ़ा इस तरह जिक्र किया। एक्चुअली मेरा उनका मकसद ये था कहने का कि भाई हमारी डिग्री का मतलब प्रोसेस करवाएं ताकि मैं आगे देख सकूं, मैंने माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करनी है, ये मेरा उस वक्त एम था। तो उन्होंने बोला कि देखो जो तुमने किया है, मतलब तुमने नहीं प्रोसेस इसका कंप्लीट किया, ये तुम्हारी गलती है अपनी। बहरहाल अब जो कुछ भी हो गया है, सीधा जाओ अपनी CV दो, बोलो मेरे पास डिग्री फ़िलहाल नहीं है और मेरी डिग्री के थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ बाकी हैं, बट ये मैं बैठा हुआ हूँ, लो मेरा इंटरव्यू और मैं आई एम कैपेबल इनफ टू डू माई जॉब हेयर। ओके। तो उससे मुझे एक बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन मिली, और साथ साथ मुझे ये भी सबक मिला कि जो गलती कर दी है पीछे, अब उसको फेस करो। अब इसको आगे किस तरीके से बढ़ना है तो गलती के साथ, ये मोटिवेशन मुझे उन्होंने बिल्कुल दी है, और मैं आज भी उनका ग्रेटफुल हूँ। मैं आज भी उनके साथ राब्ते में हूँ, ऑल्दो अब हमारी बात बहुत ज़्यादा कम होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, मैं भी अपने कामों में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मगर मुझे उनके लेसन्स आज भी याद हैं। डेफिनेटली एंड आई थिंक मेंटरशिप बहुत ज़रूरी होती है, और ऐसी मेंटरशिप जिसमें खरी बात आपसे कोई करे, शुगर कोटेड बातों से इंसान उस वक्त तो अच्छा फील करता है, इनकरेजमेंट इज़ इम्पोर्टेंट, बट जो हार्ड बातें होती हैं वो बाद में फिर ज़िंदगी को काफ़ी आसान कर देती हैं। प्रैक्टिकल बात इन्होंने बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ऑल्सो अच्छा, उस दिन मैंने आपसे एक सवाल पूछा और आपने कहा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने फिर दोबारा आपसे पूछा, आपने कहा मैम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। फिर फाइनली आपने मुझे एक्सप्लेन किया एक ऐसी गेम जो आपको बहुत पसंद है, जो कि एक स्ट्रैटेजी गेम है, एंड यू सेड इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। व्हाई इज इट दैट यू आर सो ड्रॉन टुवर्ड्स दिस गेम? हाउ डिड दिस स्टार्ट? इसकी क्या बैक स्टोरी है? ठीक है, 2015 में मेरी कंपनी के कुछ लड़के एक्चुअली उस वक्त एक गेम खेलते थे, डोटा, डिफेंस ऑफ द एंशिएंट। तो उस वक्त क्या था, उस वक्त एक पाकिस्तानी लड़का था जो पहले गुलशन इकबाल में ही रहता था, वो फारिया गेम हाउस पे वो गेम खेलता था। शायद मैंने कभी उसको देखा हुआ भी हो, मगर उस वक्त क्योंकि वो नोन नहीं था, एंड 15 साल की उम्र में वो अमेरिका जब शिफ्ट हो चुके थे, तो वो $5 मिलियन का टूर्नामेंट जीते। तो फिर वो एकदम से एक न्यूज़ बनी। फिर उन लड़के भी क्योंकि इत्तेफाक से वो गेम खेलते थे, उन्होंने जिक्र किया। उस लड़के का नाम है सैयद सुमैल हसन। तो उन्होंने जिक्र किया, मैंने कहा ये क्या गेम है, ये मुझे भी बताओ, मैं भी देखूं ये क्या है ना। तो इसका आपको कोई ट्यूटोरियल मतलब नहीं मिलेगा, इवन के इन गेम भी आपको कोई ट्यूटोरियल मिलेगा, इसके मैकेनिक्स समझना, और इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड गेम।
तो मैंने फिर उसको जब खेलने का इरादा किया तो मेरी एक उस वक्त फ्रेंड थी, वो भी इत्तेफाक से ये खेलती थी। अच्छा। उन्होंने मुझे बहुत उससे बोला, उन्होंने बोला मत खेलना ये गेम, अदरवाइज यू विल गेट एडिक्टेड। और बस उनका ये कहना था, तो मुझे शायद उससे पहले इतनी क्यूरियोसिटी नहीं थी जितनी इस जुमले के बाद हो गई। राइट। अल्टीमेटली मैंने वो गेम इंस्टॉल किया। ओके। अब आज भी मैं फारिग वक्त के अंदर जब मुझे मौका मिलता है, 1 घंटे का मेरे पास टाइम होता है फारिग, जिसमें मैं कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकता, मैं एक्चुअली एक डोटा एक गेम खेल लेता हूँ। And your entire unit knows about this. They know that you're so fond of this game because this is something that I was told about you also. One of the, things other than your work and how fantastic your work is. आई थिंक गेमिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि वक्त के साथ साथ इवॉल्व बहुत हुई है। व्हेन वी वर यंगर, बेशक बोर्ड गेम्स थी, आउटडोर गेम्स थी, उनका अपना एक हेल्थ बेनिफिट था। आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम शायद लोगों को लगता है कि गेमिंग वक्त का ज़िया है, बट आई थिंक किसी भी चीज़ को म्याना रवि के साथ इख्तियार किया जाए, there is a benefit to a lot of things, right? And as you said, it's a strategy game, उसमें focus, concentration, and then of course इंसान relax कर जाता है। And ये advantage आपको लगता है कि with the younger generation भी एक connection बनता है जब आप games की बात करते हैं तो? जी, बिल्कुल, बिल्कुल बनता है। और मेरे के छोटे भांजे वो भी गेम्स खेलते हैं, और इनफैक्ट कि मैं उनको इनकरेज करता हूँ कि ये आपकी एक्चुअली मेंटल एबिलिटीज़ को, अगर आजकल वो ज़माना नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने स्कूल के ज़माने में बाहर क्रिकेट खेला करते थे शाम के अंदर, और मगरिब होते ही हमको घर आना लाज़मी था। Most definitely, times have changed. So अब आप क्या recommend करते हैं? जी, उसमें ये बता रहा था कि आजकल क्योंकि स्पेस कम है और हालात भी ज़रा सिक्योरिटी के भी मुल्क में बहुत सारे मसाइल शुरू हो चुके हैं, तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि ऑनलाइन गेम्स लड़के या बच्चे खेल सकते हैं, जो कि हेल्दी एक्टिविटी हो। स्पेशली मल्टीप्लेयर गेम्स या टीम गेम्स, इसमें ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है टीम बिल्डिंग में भी, और आपके दिमाग भी इससे ज़्यादा शार्प होता है। You said लड़के और बच्चे, तो लड़कियां क्या ना खेलें ऑनलाइन गेम्स? नहीं, लड़कियां भी खेल सकती हैं बिल्कुल, और खेलती भी हैं, और बिल्कुल लड़कियां भी खेल सकती हैं। नहीं, ऑफ कोर्स मैं लाइटर सेंस में कह रही हूँ अब तो, बिकॉज़ हर चीज़ में, हर शोबे में शाना बशाना चल रहे हैं, बल्कि आपने तो अपनी आने वाली ज़िंदगी के एक नए फ़ेज़ से रिलेटेड भी आपने यही बताया कि आपकी जो होने वाली मिसेज़ है, उनका ताल्लुक भी इसी करियर लाइन से है जो आपका है। सो आई एम श्योर यू आर वेरी सपोर्टिव अबाउट थिंग्स दैट वुमेन आर डूइंग, एंड देन द ब्रदर ऑफ 8 सिस्टर्स, सो सपोर्ट ही सपोर्ट है। मुझे ये बताइए कि जब आप अपने आप को अभी देखते हैं, where you have reached so far, do you plan 3 to 5 years ahead now, ab jaake, not the person you used to be? Acha, in 3 years I see myself at this position, or I see myself doing this kind of work कि मैं अच्छा प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जाना चाहता हूँ, या मैं अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूँ, या इस तरह की एस्पिरेशंस हैं क्या? जी बिल्कुल, मेरा अपने स्टार्टअप का प्लान हमेशा से ही है। ओके। और जिस तरह भी आपने बताया कि मेरी जो फियांस हैं, और वो एक वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, राइट। और वो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर हैं, तो ज़रा देखेंगे उनके साथ करके क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक्चुअली बैकएंड डेवलपर हूँ, और राइट। वेब डेवलपमेंट मुझे आती है, मोबाइल डेवलपमेंट का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ओके। तो शी इज़ ब्रिंगिंग द मोबाइल डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एट होम, तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। देने वाला बनना चाहिए, लेने वाला नहीं। आपको किसने कहा था? किसी खास मौके पे कहा था? और इस प्रिंसिपल पे क्या आपने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया है? जी, मेरे वालिद साहब हमेशा मुझे एक बात कहते थे कि बेटा हमेशा देना, कभी माँगना नहीं कभी किसी ओके। से। फ़िलॉसफ़ी इसके पीछे यही है कि जितनी चादर है ना उतने पाँव फैलाने हैं। राइट। मिसाल के तौर पे अगर आपकी इनकम 10,000 रुपए है, तो आपने 10,000 रुपए के अंदर अपना लाइफ़स्टाइल रखना है। ठीक। ना कि आप जी कहीं से लोन लेके इस तरह करके आप अपना लाइफ़स्टाइल 20,000 का बना लें, और आपकी इनकम 10,000 की हो। तो ये मेरे वालिद साहब ने मुझको हमेशा से ये सिखाया है, वो ख़ुद भी इस पे बहुत सख्ती से कारबंद थे, और मैं भी इंशाल्लाह ये पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना अल्लाह पाक दे रहा है उसी के अंदर लाइफ गुजारनी है अपनी, और इससे ज़्यादा की जस्तजू ज़रूर करनी है। आप राइट। इसमें आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर करें। आपने तो ये बहुत कंफर्टेबली ये बात कही। इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा ये चीज़ बढ़ना शुरू हो गई है। उधार ना सही, एक आई थिंक एक मिक्स है बिटवीन जुस्तजू एंड जिसे कहते हैं ना इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन या इमीडिएट आंसर्स।
तो बेहतर ज़िंदगी के लिए ज़रूर स्ट्राइव करना चाहिए। इंसान मेहनत इसलिए करता है कि आरामदेह ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन और मैं इस एज वाइज नहीं कहूँगी कि जनरेशन जी या एक्स ऐसी है। मेरे ख्याल में इवन मिडिल एज में लोग अब एक एस्पिरेशन ये रखते हैं कि उसके पास है और हमारे पास भी हो, और इस चक्कर में आई थिंक अपनी लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा प्रेशर्स लेके आते हैं। व्हाई डू यू थिंक दिस इज हैपनिंग इन आम? I don't know. I don't think so कि this approach is good. ओके। आप बिल्कुल जिस तरह मैंने बताया, आप ज़्यादा की जस्तजू बिल्कुल करें, आप उसको मेहनत करें, किसी से जेलस होने के बजाय उससे इंस्पिरेशन लें और आप उस वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें, और जब अल्लाह ताला जस्तजू देखता है तो फिर वो आपको नवाजता है। मेरा तो ये फर्म बिलीव है इस बात के ऊपर, क्योंकि फ़िलहाल अभी तक मैंने जितनी भी मेहनत की है अल्लाह ताला ने मुझे उससे ज़्यादा ही दी है। ये इस बात पे मेरा बहुत फर्म बिलीव है। इंशाल्लाह आगे के भी प्लान्स हैं काफ़ी सारे, राइट। और मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जितनी मेहनत करेंगे अल्लाह ताला उतना आपको नवाजेगा भी। नो डाउट अबाउट दैट। आई थिंक शायद वक्त बदलता जा रहा है चूंकि, और पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, अवेयरनेस भी बढ़ रही है, लोगों का इन्फ्लुएंस भी एक दूसरे के ऊपर काफ़ी होता है, तो कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी को अपने मकसद के हिसाब से लेके चलें। जो चलते हैं वो फिर बहुत कामयाब होते हैं ज़िंदगी में। अच्छा, जनरली जब मैं सवाल पूछती हूँ अपने गेस्ट से नई जनरेशन के लिए, तो मैं कहती हूँ उनको कोई तजवीज़ देना चाहेंगे आप? बिकॉज हमने देखा है कि थोड़े वो इमीडिएट रिजल्ट्स चाहने वाली जनरेशन है, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सेस एंड ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, एट्सेट्रा, सो पेशेंस एंड ऑल दीज थिंग्स। बट at the same time, I also say that the current generation is probably the smartest generation because they are being born in a time where they are surrounded by smart technology. आपको अगर दो कोई ऐसी चीज़ें पिक करनी हो नई जनरेशन की जो आप कहते हैं बहुत इंस्पिरेशनल है, आपको उनसे इंस्पिरेशन मिलती है, वो क्या होंगी दो चीज़ें? हाँ, अब ये जिस तरह मेरा चाइल्डहुड गुजरा है, मुझे तो मोबाइल एक्चुअली मिला था जब मैं अपने यूनिवर्सिटी के एंड पे था। राइट। आज मैं देखता हूँ कि मेरे भांजे वो अभी स्कूल जा रहे हैं और उनके उनके हाथों में मोबाइल है। राइट। एक तरीके से एक्चुअली ये वक्त की ज़रूरत भी बन चुका है, राइट। और मेरे ख्याल से इसके बेनिफिट ज़्यादा हैं नुकसान के बजाय ना। ओके। तो उनकी वालदा से उनके तुरंत कांटेक्ट हो जाते हैं राइट। इमीडिएटली, और आजकल के जो सिक्योरिटी हालात हैं मेरे ख़्याल से इसके बेनिफिट इसके ज़्यादा हैं, और वो डेफ़िनेटली हमको थोड़े मुख्तलिफ़ चैलेंजेस का सामना था। जो हमसे पहले की जनरेशन थी उनको डिफरेंट चैलेंजेस का सामना था, राइट। आज की जो जनरेशन है उसको डिफरेंट चैलेंजेस का सामना है। और आज की जनरेशन को ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है बनिस्बत जितनी हमारी जनरेशन को था, और ओके। इसके बाद वाली जनरेशन जो होगी डेफ़िनेटली उनके लिए चैलेंजेस ज़्यादा होंगे, ओके। अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होंगी, कंपटीशन भी ज़्यादा होगा और चैलेंजेस भी ज़्यादा होंगे। तो मेरी उनको सजेशन यही है कि वक्त के साथ साथ जिएँ, और टेक्नोलॉजी को एज़ सून एज़ पॉसिबल अडॉप्ट करें, और उसके अंदर आप उसमें कॉम्पीट करें एक दूसरे। So you agree with the fact that so far this is the smartest generation that's come? Do you think so? So far, yes, right. You agree with this? Yep, I absolutely agree. एब्सोल्युटली वंडरफुल। बिकॉज हम आई थिंक सभी थोड़ा इंस्टिंक्टिवली जो जनरेशन एक सर्टन वक्त गुजार चुकी होती है ना, वो फिर नेक्स्ट जनरेशन को ज़्यादा तनकीद की नज़र से देखती है। आई थिंक थोड़ा बेनिफिट ऑफ द डाउट भी देना चाहिए, इंकरेजमेंट भी देनी चाहिए, क्योंकि व्हेन वी वर यंगर वी डिड नॉट हैव हाफ द सेंसिबिलिटीज जो अब यंगर जनरेशन को हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। स्पीकिंग ऑफ यंगर, आप अगर कराची में ज़्यादातर अरसा रहे हैं और आपने सड़कों पे भी खेला है, तो कभी डांट भी पिटी होगी, कभी किसी और चीज़ से भी शायद पिटे होंगे। शरारती थे क्या? छुप-छुप के क्या चीज़ें खेलते थे? डांट पिटती थी क्या? बिल्कुल जी, मेरे वालिद साहब इस मामले में बहुत सख्त थे अच्छा। कि वो बोलते थे मगरिब हो तो फिर उसके बाद घर से बाहर ना नज़र आओ। ठीक है। तो मगरिब होते ही हमने घर पे आना होता था, और एक सबसे बड़ा एक प्रेशर एक यही होता था। मगरिब से पहले आप जितना घूमो, कूदो, खेलो। उस वक़्त अम्मी कहती थीं, वो वालिद साहब उस वक़्त कुछ नहीं कहते थे क्योंकि वो वैसे भी जॉब पे होते थे। अम्मी लगी रहती थीं स्कूल के लिए, होमवर्क करना है, पढ़ना भी है। वालिद साहब का बस ये था कि मगरिब से पहले घर पे आना। और कभी-कभी कुछ लेट हो जाते थे, कभी नाइट मैच भी खेल रहे होते थे। तो मेरे वालिद साहब तो इस मामले में बहुत ज़्यादा सख्त थे। अच्छा। बहुत छोटे थे तो कभी बड़े लड़के खेल रहे होते थे बाहर, उनकी बॉल आ जाती थी घर के अंदर। अच्छा। तो मैंने एक दफ़ा वो बॉल छुपा दी ना, मतलब उनको रिटर्न नहीं की। अच्छा। और उसके बाद फिर वो वालिद साहब को मेरे पता चल गया कि इसने एक्चुअली ये बॉल चुराई है। अच्छा।
तो उस वक्त ठीक ठाक ऐसी मार पड़ी थी। मेरी वालिदा ने मुझे बचाया था, मगर उसके बाद दोबारा कभी चोरी करने की हिम्मत नहीं हुई। दैट्स ट्रू। तो उस पे मैं ये कहता हूँ कि बहुत अच्छा है, वालिद साहब ने इतनी सख्ती की थी तो मतलब आज हम इस मुकाम पे पहुँच गए हैं। अदरवाइज़ मैं देखता हूँ काफ़ी मेरे साथ के लोग हैं जो एक्चुअली आज स्ट्रगल कर रहे हैं, और मैं अपने वालिद साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने जैसे-तैसे करके सख्तियाँ भी की, प्यार भी किया, पढ़ाया भी, और आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। डेफिनेटली। अच्छा, मैं चाइल्डहुड का इसलिए मेंशन कर रही थी बिकॉज़ आपने ऑफ एयर जो है ना बहुत ही एक खुल के मुस्कुरा के कहा था, हाँ, हाँ, हम डाँटे भी पिटे भी हैं। तो कोई एक, नॉट बिकॉज़ पिटना कोई अच्छी चीज़ है या कोई नई चीज़ है, बट कोई एक ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा वाक़या जो कि आप अब सोचते हैं तो बहुत हँसी आती है जो बचपन में किया हो? जी, बहुत सारे हैं इसमें मैं आपको एक बताता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि साइकिल के पीछे मैं बड़ा लगा ना कि अब्बू साइकिल दिलाएँ ना। अच्छा। तो अब्बू साइकिल मुझे इसलिए नहीं दिलाते थे कहीं ऐसा ना हो कि ये कहीं दूर निकल जाए बहुत हुँ, साइकिल के हुँ। ऊपर ना। तो बहरहाल काफ़ी अरसे तक तो मतलब एड़ियाँ रगड़ते रहे वालिद साहब के सामने ना कि साइकिल दिला दें। बिलाखिर उन्होंने एक दफ़ा हमें साइकिल दिला दी और साथ-साथ नसीहत कर दी कि भाई इस गली से इस गली बस इस रेडियस के अंदर-अंदर रहना है, इससे ज़्यादा दूर नहीं जाना। हुँ, खैर वो साइकिल आ गई तो वो एक्चुअली मेरे कद से थोड़ी-सी बड़ी थी वो साइकिल ना। ओके। तो उस साइकिल को हम किसी तरह चबूतरे के ऊपर चढ़ के चला तो लेते थे, मगर रोकी नहीं जाती थी अच्छा, साइकिल ना, कि अब वो रोकनी कैसी है? क्योंकि वो पैर ही नीचे तक नहीं पहुँचते थे। राइट। तो बस वो उसमें यही होता था कि वो जाके किसी भी गेट के ऊपर जाके साइकिल हम लोग मारते थे, और वहाँ से वो गिराते थे, और फिर जाके मतलब साइकिल रुकती थी। तो बचपन के अंदर चोटें भी बहुत ज़्यादा खाई हैं, हुँ, स्पेशली साइकिल के ऊपर। कभी-कभी हम 2-2 3-3 लोग एक ही साइकिल के ऊपर ये चढ़ घूम के रहे फिर जा रहे हैं। अब वो रोकी जाती नहीं थी, वो हम नीचे साइकिल हमारे ऊपर। कभी-कभी जी हमने किसी बुज़ुर्ग खातून को भी एक हुँ, दफ़ा हिट कर दिया था उसमें। ओहो! अल्लाह माफ़ करे। तो बहरहाल वो जैसे एक एक्सीडेंट था, हुँ। और ये बट जी साइकिल जनरली के ऊपर साइकिल से रिलेटेड आपकी साइकिल से फनी रिलेटेड स्टोरीज़ बहुत हैं। सारी मेमोरीज़ हैं जी बहुत हमारे। सारी मेमोरीज़ हैं और घुटने भी छिलते हैं और कोहनियाँ भी छिलती हैं और उस वक़्त चोटें लग भी रही होती हैं ना, तो वो चोट के तौर पे नहीं हम लेते हैं बिकॉज़ इट्स द एक्सपीरियंस। बड़े होने के बाद आई थिंक बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं और कभी-कभी हम भूल जाते हैं दैट इट्स ओके इफ वी फॉल। इनाम, इट्स बीन सो नाइस टॉकिंग टू यू। एंड मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप बहुत ही नेचुरल तरीके से एक रवानी के साथ बात करते हैं। क्या आप पर्सनल और प्रोफेशनल अपने दोनों स्पेस में ऐसे हैं या दोस्तों के साथ ज़्यादा खुल के बात करते हैं? मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत ही छोटा-सा है, अच्छा। मगर मेरे जितने भी दोस्त हैं, करीबी दोस्त हैं, वो मुझे 100% जानते हैं। मैं नहीं समझता कि मेरी फैमिली भी मुझे इतने अच्छी तरीके से जानती है, जितने अच्छे तरीके से मेरा फ्रेंड सर्कल मुझे जानता है। ठीक है। और वो डेफ़िनेटली फ्रेंड्स तो वैसे बहुत सारे हैं, 2-3 गैदरिंग्स हैं, जहाँ पे मैं अल्टरनेट उसमें जाता हूँ। हुँ, हुँ। मगर एक जो उम, सबसे क्लोज़ मेरा ग्रुप है, उनके सामने बैठ के हम डेफ़िनेटली कुछ और होते हैं, राइट। और बाकियों के सामने कुछ और होते हैं। ऑफ़िस में वर्क से रिलेटेड आई थिंक आई एम सेम। आई ओके। मीन के मतलब फ़्लो में जिस तरीके से आप बात करेंगे, कोशिश करते हैं कि कंसाइज़ एंड क्लियर बात की जाए। हुँ। और बाकी बस मेरा एक वो फ्रेंड सर्कल है जिनके सामने ज़रा मैं कुछ और होता हूँ ऑनेस्टली, वो तो और अच्छी बाकी बात दुनिया है। के सामने कुछ और हूँ। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपने कहा ना कंसाइज़ तरीके से, तो जब इंसान प्रेज़ेंटेशन कभी देता है तो उसमें भी यू हैव टू बी एक्सप्रेसिव येट यू हैव टू बी वेरी कंसाइज़ अबाउट व्हाट यू आर एक्सप्लेनिंग। एंड रिसेंटली आपके साथ भी एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग एक टारगेट आपका था, आपको अचीव करना था और आपको एक सर्टेन टाइम में करना था एंड यू गेव अ प्रेज़ेंटेशन इन फ्रंट ऑफ द एंटायर डिवीज़न आई बिलीव। हाउ वाज़ दैट? अ, तकरीबन मैंने ऐसे बताया, मुझे 5 साल तकरीबन होने वाले हैं इस डिवीज़न में। इससे पहले इस तरह का इत्तेफ़ाक नहीं हुआ। छोटे-छोटे रोल आउट सेशन हुए हैं अपनी टीम के अंदर ही, मगर ये लास्ट थर्सडे को एक्चुअली वो पूरे डिवीज़न के सामने था, और थोड़ा-सा मैं नर्वस भी था क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था। बट आई मीन इट वेंट वेरी वेल, ओके, और मेरी टीम ने उसकी काफ़ी एप्रिशिएट भी किया उसको। ओके। और अभी आज मैं ऑफ़िस आया हूँ तो मेरी कुछ क्यूए टीम से भी बात हुई है, उन्होंने भी इसको एप्रिशिएट की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट वेल। I'm so glad it went well. And
you know, there's a first for everything. Doesn't matter कि आप एक experienced professional हैं कि नहीं, थोड़ी सी नर्वसनेस भी होती है. आपको थी नर्वसनेस? जी, बिल्कुल थी। मुझे इस पॉडकास्ट की भी नर्वसनेस थी और उसकी भी थी, और इत्तेफ़ाक से ये दोनों एक ही साथ आई मीन आगे बैक पीछे. टू बैक ये हो गए। फिर दूसरा शादी की तैयारियां भी चल रही हैं। राइट. तो लास्ट फ्राइडे को टीम मीटिंग के अंदर उन्होंने मुझसे पूछा मेरे डिवीज़न ने कि भाई शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? मैंने कहा शादी कहाँ, अभी तो ये प्रेजेंटेशन में मैं लगा रहा, अभी वो पॉडकास्ट है, ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो फिर ज़रा उसके बाद देखेंगे. देखेंगे उसके बाद में। ऑल राइट. हम एटलीस्ट हम नहीं चाहेंगे कि हम आपका ऑल्दो बात करने में बहुत मज़ा आ रहा है और वक्त लें. आप ये ना कहें कि पॉडकास्ट के चक्कर में उस दिन शॉपिंग करनी थी और नहीं कर सके. जाते जाते हम आपसे 2 चीज़ें, एक सवाल पूछेंगे और एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सवाल नेक्स्ट गेस्ट के लिए छोड़ के जाएं. तो आपसे जो सवाल है वो एक और गेस्ट से आया है, उनको नहीं पता कि ये सवाल आपके पास आ रहा है. एंड द क्वेश्चन इज दैट इफ़ यू हैड अ चांस टू टर्न बैक टाइम एंड गो टू अ स्पेसिफिक एरा, किसी खास मखसूस दौर में अगर आप जा सकते हैं, अगर आप वक्त को पीछे की तरफ ले जाते, तो किस दौर में आप जाना चाहते और क्यों? मैं जाना चाहूँगा अपना पोस्ट ग्रेजुएट एरा के अंदर, ओके. क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करने में, मतलब आई मीन मैं इससे थोड़ा और भी बेहतर कर सकता था ऑर्गेनाइजेशन चूजिंग के मामले में ना, ओके. बट अल्टीमेटली उस वक्त पैसा मतलब जहाँ पे ज़्यादा पैसे मिल रहे थे हमने वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। राइट. तो थोड़ा सा मैच्योर होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा है मुझे नॉर्मल के मुकाबले में। ओके. तो मैं बिल्कुल जाना चाहूँगा अपने पोस्ट ग्रेजुएट एरा के अंदर, और इंशाल्लाह वहाँ से मैं कोशिश करूँगा कि ज़रा अपने करियर का स्टार्ट ही कॉर्पोरेट से किया जाए। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग आंसर. और कोई दिलचस्प सवाल जो कि काम से रिलेटेड ना हो, किसी और के लिए, मेल और फीमेल, सीनियर या जूनियर, आप छोड़ के जाना चाहेंगे? कोई ऐसा सवाल जो हम आपके बिहाफ पे अपने नेक्स्ट गेस्ट से पूछेंगे. हाउ डू यू हैंडल रिजेक्शन? ओह, ये दैट्स वेरी मैं नाइस. सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि डेफिनेटली. इसको हर कोई आई मीन डिफरेंट तरीके से देखता है। बिल्कुल. मैं करियर के स्टार्टिंग में एक्चुअली मैं इस मामले में इतना अच्छा नहीं था। अब थोड़ी सी स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। राइट. तो आई वुड लाइक टू आई मीन नो हाउ डिफरेंट पीपल एक्चुअली हैंडल रिजेक्शन। That's a very good question. I think it's applicable to all aspects of life. जिंदगी के हर पहलू में इंसान को कहीं ना कहीं रिजेक्शन फेस करनी होती है. बिल्कुल बिल्कुल। इंटरेस्टिंग. इनाम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। You're most welcome. That's it for today, ladies and gentlemen. Till next time, this is me, Salmeen Ansari, saying thank you and Allah Hafiz.